अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम एनटीएस के पास पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन तमाम एमसीक्यू जिनका ताल्लुक चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर बायोलॉजी से है। तो आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी से रिलेटेड एनटीएस पास पेपर के तमाम ईयर्स में जो जो एमसीक्यू आ चुके हैं वो सारे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। और एक और इन्फॉर्मेशन के तमाम पास पेपर की वीडियोस के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो मस्ट है। तो याद रहे कि इन तमाम वीडियोस को रिकॉर्ड करने के पीछे बहुत मेहनत होती है। तो वो बच्चे हमारे जो इस साल रजिस्टर्ड हैं उनको तमाम वीडियोस जो है वो विजिबल होंगी और वो बच्चे जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ताकि वो भी तमाम पास पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियोस देख सकें। तो आइए चैप्टर 3 का जो पहला सवाल 2009 एनटीएस के पेपर में है, द प्रोलैक्टिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क इज अ हार्मोन ऑफ। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है जो कि मेमोरी ग्लैंड को क्या करता है, एक्टिव करता है, जिसकी वजह से वो मिल्क प्रोड्यूस करता है। ये किसका हार्मोन है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पैंक्रियास, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। तो वो बच्चे जो रजिस्टर्ड हैं जिन्होंने हमारे लेक्चर अटेंड किए हैं वो आसानी आंसर दे सकते हैं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो ए है। अगले ईयर जो 2009 में सिर्फ यही एमसीक्यू था। अगला ईयर हमारे पास जो है वो 2010 में इससे रिलेटेड कोई सवाल हमें नज़र नहीं आया। 2011 में हमें इसका एक सवाल जो नज़र आया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वो सवाल है, एक मिनट, हम जो है वो ओके इसका अगला सवाल जो हमारे पास है, डेफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय एड्रिनल ग्लैंड रिजल्टेड। एड्रिनल ग्लैंड से जो रिलीज होने वाला जो हार्मोन है अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है यानी उसकी कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है? कुशिंग सिंड्रोम, एडिसन डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस, गोइटर, एपिलेप्सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो क्या है? एडिसन डिजीज। याद रखिएगा, ओवर प्रोडक्शन अगर कोर्टिसोल नाम के हार्मोन की हो जाती है तो कुशिंग सिंड्रोम होता है और अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो एडिसन डिजीज होती है। डायबिटीज मेलाइटिस तो पेंक्रियास का डिसऑर्डर था, इसी तरीके से गोइटर जो है वो थायराइड ग्लैंड का जो है वो डिसऑर्डर है और एपिलेप्सी तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आता है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो बी है, एडिसन डिजीज, जो कि कोर्टिसोल हार्मोन जो कि एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है उसकी कमी की वजह से होता है। तो ये भी बाकायदा लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। अगला तो ये 2011 में आया था, ये सवाल पास पेपर का था। अगला ये सवाल जो है हम तलाश में है और वो हमें चले भाई। तो अब अगला हमें एमसीक्यू जो मिला है ये है 2012 में आने वाला सवाल, द रीजन वेयर द इंपल्स मूव फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनअदर इज कॉल्ड डैश। वो जगह जहां नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाता है उसे क्या कहते हैं? ए में कहा जा रहा है एक्सॉन, बी में कहा जा रहा है डेंड्राइट्स, सी में कहा जा रहा है साइनेप्स, डी में कहा जा रहा है थैलेमस और ई में कहा जा रहा है सेरिबेलम। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है? साइनेप्स। वो जगह जहां नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाता है उसे क्या कहते हैं? साइनेप्स, जिसका डिटेल लेक्चर हमने ऑलरेडी रजिस्टर्ड ग्रुप में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो 2012 के इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर था वो सी था। अगला एमसीक्यू हम तलाश करते हैं और वो है 2013 का। 2013 जो कि सबसे मुश्किल था, 2013 एनटीएस की तारीख का सबसे मुश्किल पेपर था। आइए इसमें इस चैप्टर से कौन सा सवाल था? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इंटरन्यूरॉन, मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन इन अ रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। हमारे पास जो है वो कहा जा रहा है कि इंटरन्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बारे में हमें बताना है और हमें 4 बड़े बड़े से ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला इंटरन्यूरॉन की बात हो रही है। याद रहे कि हमने ये डिटेल लेक्चर ऑलरेडी कंडक्ट किया हुआ है। टू कनेक्ट न्यूरॉन विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इंटरन्यूरॉन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कनेक्शन में काम आते हैं, बिल्कुल सही है। मोटर न्यूरॉन टू कंडक्ट इंपल्सेस टू द अफेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंपल्स लेकर आता है, बिल्कुल सही है, अफेक्टर तक लाता है। सेंसरी न्यूरॉन में कहा जा रहा है टू कंडक्ट इंपल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर
टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी ऑप्शन ए की तीनों बातें सही है। लेकिन जब आपको पता भी चल जाए ना, फिर भी एहतियातन एक नजर देख लिया अगर टू कंडक्ट इंपल्सेस टू द अफेक्टेड, नहीं, इंटरन्यूरॉन लेके नहीं आता, इसका मतलब ये गलत। अब देखो पेपर में टेक्निक बता रहा हूं ना, इतना बड़ा एमसीक्यू है, टाइम वेस्ट ना हो जाए, तो इसके लिए क्या होता है, आपने ये देखा ना, ये सही मिल गया है ना, अब एहतियातन आपने देखा किसी का एक भी गलत है ना, बकिया बढ़कर टाइम जाया ना करो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तीनों सही चाहिए। इंटरन्यूरॉन में कहा टू कंडक्ट इंपल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द अफेक्टर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर पर तो मोटर न्यूरॉन लेके आता, ये भी नहीं है, बकिया पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना। डी टू कंडक्ट इंपल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर लाता है, ये तो सेंसरी न्यूरॉन होता है, ये भी नहीं है। तो इस किस्म के सवाल को जल्दी से करने की जो टेक्निक होती है ना, वो ये होती है कि एक हिस्सा पढ़ो, अगर वो गलत है तो बकिया पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम सेव करो, अगले पे चले जाओ। तो यहां हमने पढ़ा, ये सही था तो फिर मैंने ये पढ़ा, ये भी सही निकला, फिर मैंने ये रीड किया। लेकिन यहां हमें इसका पहला ही गलत मिल गया, ये गलत मिल गया, ये गलत मिल गया, तो हमें आगे रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करना था। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है वो है ए। तो ये 2013 के एनटीएस में आने वाला सवाल था, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। याद रहे इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन पर हम ऑलरेडी लेक्चर कंडक्ट कर चुके हैं। इसी तरीके से इसी का जो सवाल है 2013 के अंदर दो सवाल पूछे गए इस चैप्टर से। व्हेन अ फिजिशियन elicits the knee jerk reflex by tapping deep tendon in the knee, the normal response is for the lower leg to swing forward. When this happen, हमें कहा जा रहा है, देखें नी जर्क रिफ्लेक्स की बात हो रही है। नी जर्क जो कि मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स की एग्जांपल है, उसमें क्या करता है, वो डीप टेंडन जो होता है ना, उस पर क्या करता है कि नॉर्मल लेग जो है ना, लोअर लेग जो होता है वो स्विंग फॉरवर्ड, जैसे नी पर जो वो हैमर टच करता है तो टांग आगे की तरफ आती है। अब टांग जैसे ही आगे की तरफ आती है क्या होगा पूछा जा रहा है। ए में कहा, वैसे इस चैप्टर का इस एमसीक्यू को ताल्लुक 3 और 2 दोनों से होना चाहिए, क्योंकि नी जर्क चैप्टर 3 में है और चैप्टर 2 में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बात है। ए में कहा जा रहा है मसल इन फ्रंट ऑफ द थाई आर कॉन्ट्रैक्ट। भाई ये जैसे ही टांग आगे आती है ना, तो थाई के जो आगे वाले मसल होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तभी इसको खींच कर आगे लाएंगे, बिल्कुल सही है। एंड मसल इन द बैक ऑफ द थाई आर रिलैक्सिंग, और बैक वाले जो होंगे ना वो रिलैक्स होंगे, तभी टांग आसानी से आगे आएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। फिर भी एहतियातन आप दूसरे ऑप्शन को देखें, मसल इन फ्रंट ऑफ द लोअर लेग आर कॉन्ट्रैक्टेड इन फ्रंट, ओके, एंड मसल इन द बैक आर मसल्स इन द बैक ऑफ द लोअर लेग आर रिलैक्सिंग। अब देखो भाई, ये लोअर लेग की बात कर रहा है। नी जर्क में जो मसल होते हैं ना वो थाई के होते हैं, थाई के मसल जो होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा। तो नी जर्क में लोअर लेग वाले जो ऑप्शन है वो कट हो गए, ये लोअर लेग नहीं है, लोअर लेग नहीं है। अब सी ऑप्शन देखते हैं, मसल इन द बैक ऑफ द थाई आर कॉन्ट्रैक्टेड, बैक वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बैक वाले क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो हमें ऑप्शन सीधा सीधा मिल गया है, ए इज द करेक्ट आंसर। थाई के मसल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फ्रंट वाले, और बैक वाले रिलैक्स होते हैं। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद जो है हमारे पास अगला 2013 में हमें 2 मिल गए थे, अब जो है वो अगले ईयर में हम जो है वो तलाश करने जा रहे हैं। तो अगला ईयर हमें मिलता है 2014 ना। अब 2014 में हमारे पास एक सवाल है इसका, और वो 2014 में बल्कि एक नहीं है 2 सवाल थे। अब देखो भाई, एक तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल पूछा, हाउ मेनी मेनिंजेस कवर द ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन को कितनी मेनिंजेस कवर करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी है। पायोमेटर, एरेक्नॉइड मेटर, ड्यूरामेटर, ये 3 लेयर्स होती हैं जो ह्यूमन ब्रेन को क्या करती हैं, कवर करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी है। फिर इसके बाद जो है हमारे पास इसी ईयर में 2014 में हमारे पास जो है वो एक और सवाल भी आया हुआ है, तो वो भी हम बता कहते हैं, बल्कि एक नहीं 2 आए हुए हैं। देखो 3 सवाल, किसी ईयर में एक भी सवाल नहीं, किसी ईयर में 3-3, मर्जी है भाई एग्जामिनर की। द ग्लैंड नोन एज द ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी इज द, इनमें से कौन सा ग्लैंड है जिसे ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैंक्रियास। तो इनमें से कौन सा ग्लैंड है जो कहलाता है इमरजेंसी, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। याद रखिएगा, एड्रिनल ग्लैंड जो है उससे रिलीज होने वाले इपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन वो इमरजेंसी हार्मोन कहलाते हैं। तो वो इमरजेंसी हार्मोन कहलाते हैं, तो ये ग्लैंड भी क्या कहलाएगा, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी जो है वो यही कहलाएगा। इसी तरीके से इसी ईयर में तीसरा सवाल, द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज एक्सेप्ट। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ना, वो तमाम एक्टिविटी को कंट्रोल करता है सिवाय एक के। एक कह रहा है डाइजेशन ऑफ फूड, हार्ट बीट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल ऑफ आई,
थॉट, ई ब्रीथिंग रेट। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो हमारे इख्तियार में ना हो, तो उसकी बात हो रही है। तो याद रखिएगा, डाइजेशन ऑफ फूड हमारे इख्तियार में नहीं है, हार्ट बीट हमारे इख्तियार में नहीं है। मानते हैं प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट बीट जो है ना वो नर्वस सिस्टम के इख्तियार में नहीं है, लेकिन दिल की धड़कन को तेज करना, स्लो करना, ये नर्वस सिस्टम के इख्तियार में है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पीपल ऑफ आई, बिल्कुल सिंपैथेटिक में हमने आपको बताया था कि ये क्या होगा, और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, दोनों ऑटोनॉमिक का है। थॉट्स, हमारी सोच तो हमारे इख्तियार में है ना कि हम क्या सोचते हैं, तो बिल्कुल, तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है। ई में कह रहा है ब्रीथिंग रेट, बिल्कुल, तो डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ब्रीथिंग रेट भी जो है ना वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री है, तो यहाँ नॉर्मली इनवॉलेंट्री है कि ब्रीथिंग रेट भी क्या होता है कि अगर हम वॉकिंग रनिंग करेंगे ना तो हम जो है वो जोर जोर से सांस लेना शुरू कर देते हैं, और जोर जोर से सांस लेते वक्त, गौर से सुनिएगा, जोर जोर से सांस लेते वक्त ब्रीथिंग हमारे इख्तियार में नहीं होती, तो ये भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो डी है, तो डी इज थॉट, इसका जो है वो आंसर है। तो ये वीडियो का पहला हिस्सा था। अगर आप इस चैप्टर 3 के तमाम एमसीक्यूज इसके साथ साथ जो है वो बच्चे जो अब तक रजिस्टर्ड नहीं हुए, वो चाहते हैं कि तमाम पास पेपर की एक्सप्लेनेशन उनको जो है वो मिले, तो उसके लिए बेटा रजिस्ट्रेशन करवाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अगली वीडियो का जो पार्ट होगा वो उन्हीं बच्चों के लिए विजिबल होगा जो हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में शामिल हैं। तो ये पहला लेक्चर जो था वो उन बच्चों के लिए था जो अब तक रजिस्टर्ड नहीं है और रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो वो जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल करें। थैंक यू वेरी मच। अगला पार्ट जो होगा वो सिर्फ रजिस्टर्ड बच्चों के लिए विजिबल होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।